एक ऐसा कैंपेन जिसने गुजरात को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया। ये आइडिया आगे बढ़ाने के लिए उस समय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई और ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में नहीं था। मुझे निर्देश मिला सीएम का कि इनको फॉलो करिए। तो मैं अगले दिन एयरपोर्ट पहुंच गया, उन्हीं की फ्लाइट में मैंने भी टिकट करा ली बॉम्बे की। मोदी साहब ने उनको ऐसा प्रपोज किया कि आप काम करिए लेकिन कोई भी आप फीस ना ले। बच्चन साहब भी ग्रेसफुली बहुत मान गए कि ये लोगों के लिए है, तो उन्होंने बिना फीस के ये पूरी कैंपेन करने के लिए एग्री किया। प्रॉब्लम ये थी कि वो फिल्म बनाएगा कौन। बच्चन साहब ने प्रपोज किया कि इसमें डायरेक्शन करेंगे और स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, तो ये दोनों टॉप के लोग थे। उस समय ये सवाल उठा कि इनको कैसे लिया जाए, क्योंकि हर एक आदमी फ्री में तो करेगा नहीं। इस पर्टिकुलर कैंपेन में कोई चैलेंजेस आए थे? लोकल स्थानिक जो लीडर्स थे बहुत सारे, वो हर जगह उनको मिलना चाहते थे और उससे वो काम डिसरप्ट होता है। न्यूज़पेपर वाले आते थे कि हमको न्यूज़पेपर में ऐड दो, नहीं दोगे एडवर्टाइजमेंट तो हम आपके आगे छापेंगे। औरतों का एक बड़ा ग्रुप आया वहाँ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ की बेटियों की विदाई अच्छे तालुका में, राजकोट में, भुज में, अहमदाबाद तक इनकी शादी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस टेंट सिटी, बिकॉज ऑफ रण उत्सव, बिकॉज ऑफ द कैंपेन। मैंने ट्रांसलेट किया तो बच्चन साहब को इम्पैक्ट मालूम पड़ा, ही वाज इमोशनल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रीम चेजर्स बाय एन आईएएस ऑफिसर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन द कैंपेन खुशबू गुजरात की। एक ऐसा कैंपेन जिसने गुजरात को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया। इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है चांद पर जाने की? यहाँ तो चांद खुद ही धरती पर उतर आता है। गिर का शेर आंखों से आंखें मिलाकर पूछता है, कौन हो बेटा तुम? तुम्हारे जैसे बौद्ध के मन है। सोमनाथ के मंदिर में शिव के सामने नतमस्तक होकर मैं अपने सभी डायलॉग भूल गया। धोलावीरा और लोथल में हमारी सभ्यता के पदचिन्ह, द्वारका में कृष्ण की लीला और साबरमती में बापू की आत्मा। कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। इसी के इनसाइट्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है विपुल मित्रा सर, who is an IAS officer from the 1986 batch and also a tourism secretary during this campaign. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, तो खुशबू गुजरात की कैंपेन की जो गेम चेंजर कैंपेन था फॉर गुजरात टूरिज्म, उसमें आपका विजन एंड मिशन, आपका एक्टिव रोल पार्टिसिपेशन क्या था, उसका प्री आइडिएशन प्लानिंग, और हम गुजरात को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में बात करके हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, इसमें बेसिकली विजन उस समय के चीफ मिनिस्टर और आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का था। और 2008 में जब मैं टूरिज्म सेक्रेटरी मुझे बनाया गया गुजरात में, और मैं उनको मिलने गया पहली बार। जब भी नई पोस्टिंग होती है तो सीएम को मिलते हैं हम लोग जाकर के और पूछते हैं कि आपका क्या इसमें विजन है, क्या आपकी गाइडलाइंस हैं, ताकि हम लोग अलाइनमेंट में रह सकें और काम डिलीवर कर सकें। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गुजरात में इतना कुछ है, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, इतने अच्छे बीचेस गुजरात में है, इतना अच्छा वाइट डेजर्ट कच्छ में है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, रिवर्स भी हैं, मंदिर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट जैसी मेगा सिटीज़ हैं। तो क्या रीज़न है कि गुजरात का टूरिज़्म जो होना चाहिए, उस समय की बात है, 2008 की बात है, तो टूरिज़्म क्यों नहीं बढ़ रहा? लोग बाहर से क्यों नहीं आ रहे गुजरात में? और गुजराती लोग भी इतना ट्रैवल करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो टूरिस्ट हैं गुजराती हैं, तो गुजराती लोग भी गुजरात क्यों नहीं देखते? वो क्यों बाहर जाते हैं? न्यूयॉर्क ज़्यादा जाएंगे, कच्छ कम जाएंगे, ये हालत है गुजरात की। तो इसको कैसे बदला जाए? तो मैं सोच रहा था कि क्या आंसर दें सीएम को उस समय, और उन्होंने सीधा मुझे पूछा। तो फिर हमने थोड़ा सोचा और एक प्रेजेंटेशन बनाया उनके सामने। और बहुत कुछ जो पूरा इमेज था गुजरात टूरिज्म का, इंक्लूडिंग द लोगो, इंक्लूडिंग द ब्रांड एम्बेसडर, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चेंज करने के बारे में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया सीएम साहब को उस समय। तो ये जब चल रहा था तो उसी समय अमिताभ बच्चन आए अहमदाबाद। उनकी एक फिल्म थी पा, उसकी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए वो आए और उन्होंने फिल्म का शो रखा। सीनियर ऑफिसर्स भी थे, हम लोग भी थे, और शो के दौरान सीएम मोदी साहब भी थे उस समय के। और उन्होंने जब
फिल्म देखी और टैक्स माफी के लिए जो एक शो रखते हैं अच्छा। वो किया। हम्म, तो उन्होंने सामने से अमिताभ जी को सजेस्ट किया कि आप टूरिज्म के लिए गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन जाते। वाओ। तो स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने ये प्रपोजल रखा और अमित जी ने उसी टाइम बोला कि ठीक है, मैं आई एम रेडी टू डू इट। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी और मुझे निर्देश मिला सीएम का कि इनको फॉलो करिए। तो मैं अगले दिन एयरपोर्ट पहुंच गया उनके साथ। मैंने भी टिकट करा ली बॉम्बे की, उन्हीं की ओह। फ्लाइट में। लाउंज में बैठे हम लोग और हमने सोचा कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो आइडिया था गुजरात टूरिज्म को एक नया ब्रांड एम्बेसडर देने का, उसका लोगो चेंज करने का और जो लोकेशंस हैं, डेस्टिनेशंस हैं, एक एक डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का, ये आइडिया आगे बढ़ाने के लिए उस समय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई और ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में नहीं था। और हमारे लिए वो माने उसी टाइम। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो अमित जी के साथ जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन वो कैसे हुआ? जब ये बात हुई उसके बाद हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाई गुजरात टूरिज्म के ऊपर कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और वो प्रेजेंटेशन लेकर के हम लोग, मैं गया, मेरे साथ मेरी टीम थी, 2-3 लोग और थे। और हम लोग वहाँ पे उनका जो ऑफिस है जनक बच्चन साहब का, वहाँ गए और प्रेजेंटेशन देखी। लगभग 1 घंटे तक गुजरात के बारे में उनको बताया पूरा कि ये गुजरात में ये चीज़ें हैं, ये मंदिर हैं, ये डेस्टिनेशंस हैं, द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी, डाकोर, कच्छ, ये सब बातें बताई। मतलब वहाँ पे सब कुछ है। तो इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, सब डेस्टिनेशंस को एक एक करके। तो ये जब बातें हो रही थी तो उनकी कंसर्न थी कि उससे कुछ साल पहले यूपी में कैंपेन हुई थी, उसका नाम था यूपी में है दम। आपने शायद देखी होगी कैंपेन। और वो कैंपेन समाजवादी पार्टी ने उनसे करवाई थी और वो कैंपेन थोड़ी बाद में पॉलिटिकल नेचर की कैंपेन। हाँ, पॉलिटिकल। वो इलेक्शन में भी यूज हुई और उनको ये डर था कि कुछ भी पॉलिटिकल तरीके से यूज ना हो, उस दिशा में हमको जाना है। तो हमने आके सीएम साहब को ब्रीफ किया तो ही वाज इमीडिएटली एग्रीएबल कि नहीं ठीक है, इसमें हम सिर्फ गुजरात टूरिज्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करना हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस पॉलिटिकल यूज करना बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों ने बच्चन साहब को एश्योरेंस दिया कि हम बिल्कुल इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करने वाले हैं और सीएम साहब का बहुत क्लियर विजन है और प्योरली फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इसको यूज किया जाएगा। तो एक बार वो जब उनको एश्योरेंस मिला तो हम लोगों ने एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन किया, जो हमने सीएम की परमिशन लेकर के साइन किया बच्चन साहब के ऑफिस के साथ। और उसमें क्लॉज सब रखे कि वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और उसके साथ साथ जब ये बात हुई तो मोदी साहब ने उनको ऐसा प्रपोज किया कि आप काम करिए लेकिन कोई भी आप फीस ना लें, ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट की। और बच्चन साहब भी ग्रेसफुली बहुत मान गए कि ये लोगों के लिए है, इससे लोगों का, स्टेट का, राज्य का भला होगा। और उन्होंने बिना फीस के ये पूरी कैंपेन करने के लिए एग्री किया। और ये हमने दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कि बच्चन साहब कोई फीस नहीं लेंगे इस कैंपेन के लिए और राज्य सरकार पॉलिटिकल यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ गुजरात टूरिज्म के प्रमोशन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें लिख करके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उसके बाद उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे, और ये पूरे प्रोसेस में मल्टीपल मीटिंग्स हुई, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ इंटरेक्ट करना गवर्नमेंट मिशनरी को, इट्स अ बिग थिंग। और मोदी साहब भी बहुत उस समय उनको भी बहुत पैशन था टूरिज्म की तरफ, उनका विजन था और उनको ये एक उनका ड्रीम था कि गुजरात टूरिज्म नई दिशा पकड़े और एकदम ऊंचाई पे जाए। तो इसलिए उन्होंने दोनों का बहुत ज़्यादा एक्टिवली उनकी पार्टिसिपेशन थी। हम लोगों ने साइन किया आफ्टर सेवरल मीटिंग्स, आफ्टर सेवरल प्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस, दिस रिटन कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन
and we took him as the brand ambassador for कितना Gujarat टाइम Holiday. लगा होगा फ्रॉम द आइडिया, मतलब जब डिसाइड हुआ उसके बाद ये कितने महीने लगे ये I think फाइनल करने? more than महीने. It took about 3 meetings at Mr. Bachchan's level, Okay. and CM साहब तो हर एक मीटिंग के बाद रिव्यू लेते थे, एक एक चीज़ का पूछते थे, और बहुत उनका इंटरेस्ट एक एक चीज़ का वो उनको मालूम रहता था कि क्या प्रोग्रेस चल रही है. Okay. तो हम लोग we used to shuttle between the CM office and Mr. Bachchan's office and have many meetings Okay. on both sides, and then we Finalize did the thing. finalize the contract. That's a great thing. He has not taken a single fees like. Yes, absolutely. और और ये ये जब इतने किया, लोगों को नहीं पता है इसके हाँ, बारे में. एक भी रुपया नहीं लिया उन्होंने, हाँ. जबकि बहुत दिन उन्होंने बहुत ही मेहनत बहुत वाला मेहनत काम करी, था, और गर्मी लगभग के दिनों में भी यस उन्होंने शूट किया था. यस उन्होंने 25 से 30 फिल्में, हमने छोटी छोटी फिल्में बनाई उस समय. ओहो. और अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उनके साथ, हम्म. तो प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट में सिस्टम है टेंडरिंग का, हम्म. कि वो फिल्म बनाएगा कौन. तो अच्छा. टेंडर निकालेंगे, और उसमें तो L1 लोएस्ट बिडर आता है, तो उसमें क्वालिटी तो इंश्योर कर नहीं सकते हैं कि जो भी लोएस्ट बिडर होगा वो बच्चन साहब की कैंपेन शूट करेगा. नहीं तो कर हम सकता. सोच रहे थे क्या किया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल को हायर करना. इसमें बहुत टॉप लेवल के फिल्म मेकर होने चाहिए. Yes. तो बच्चन साहब ने प्रपोज किया कि इसमें शुजीत सरकार, राइजिंग सन, जो बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, हम्म. और उन्होंने पीको भी बनाई बाद में फिल्म, और विक्की डोनर बनाई, मतलब बहुत अच्छे सुजीत डायरेक्टर सरकार हैं. जी. हम्म. शुजीत सरकार वो डायरेक्शन करेंगे, और पीयूष पांडे जो हैं, जो O&M कंपनी के चेयरमैन उस समय थे, वो क्रिएटिव वर्क करेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे. तो ये दोनों टॉप के लोग थे इस फील्ड में. तो उस समय ये सवाल उठा कि इनको कैसे लिया जाए, क्योंकि हर एक आदमी फ्री में तो करेगा नहीं, हाँ. उनको तो अपनी कॉस्ट कवर करनी है. O&M also is a company which will charge. हम्म. तो वो how to derive the price, how to reach the price Cost. without bidding. हम्म. तो ये बहुत बड़ा उस टाइम एक मुद्दा आया. तो हमने एक गवर्नमेंट में एक सेक्रेटरीज परचेज कमेटी होती है, जो विदाउट टेंडर ऐसे जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको परमिशन देती है. Okay. तो हमने उनसे पहले कोटेशन मंगवाई, उनसे नेगोशिएट किया, नेगोशिएशन की कमेटी बनाई, और उन्होंने भी प्राइस, बहुत रीजनेबल प्राइस कोट करी. हम्म. और पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट और जो उस समय थी क्रिएटिव कॉस्ट थी, वो भी बहुत ही लो थी. और उसको फिर हम लोगों ने फाइल पे पुटअप करके अप्रूव करवाया सेक्रेटरीज कमेटी से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से, और उसके बाद CM साहब से फाइल के ऊपर अप्रूवल लिया. और ये पूरा काम जो है 15 दिन में हमने कंप्लीट किया. Okay. देन दिस इज हाउ वी गॉट ऑन बोर्ड पीयूष पांडे एंड शुजीत सरकार. सरकार. तो ये जो टीम बनी, हम्म. क्रिएटिव टीम, जिसमें टॉप के लोग, इंडिया के वर्ल्ड लेवल Yeah. के लोग थे, हम्म. कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, बेस्ट क्रिएटिव राइटर एंड अमिताभ Best बच्चन. actor. हाँ, हाँ. तो ये जो टीम बनी, उस वजह से ये जो कैंपेन थी, ये कैंपेन आगे जा सकी. तो सर, विद द बेस्ट टीम नाउ, इसके आगे जैसे कि लोकेशन सिलेक्शन, थीम डिजाइन करना, उसमें कैसे रहा? देखिए, हमने जब प्रेजेंटेशन में सारे गुजरात के जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उसकी इंफॉर्मेशन तैयार करी, और बच्चन साहब को बताई, और ये जितनी टीम मेंबर्स हैं सबसे बात करी. लेकिन अल्टीमेटली CM ने डिसाइड किया, उस समय उनको एक एरिया के बारे में मालूम था, उसके पोटेंशियल के बारे में उनको मालूम था, और उन्होंने जो फाइनल किया कि फर्स्ट स्टेज में आपको कौन सी डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है. और उसमें द्वारका और सोमनाथ, ये 2 मंदिर थे. गिर जो बहुत बड़ी सेंचुरी है, वो था. और सोमनाथ, द्वारका, गिर और अंबाजी, ये 4 जगह जो हमारी प्रोमिनेंट जगहें हैं. 3 मंदिर और एक सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वो जंगल सफारी किया. और हमने जो शूटिंग है वो वहाँ से शुरू की, और उसको आगे बढ़ाया. तो along with this shooting and then production, and उसके साथ साथ कोई challenges or hurdles from the political side और ऐसा कुछ रहा? या तो फिर अगर हम देखें तो infrastructure wise भी गुजरात was not that developed during Yes. that particular duration in terms of having hotels and number of people will be visiting. Yeah. क्योंकि ऐसा होगा कि एक ad आ जाएगी
और लोग एकदम से विजिट करने लगेंगे तो फिर सबको एकोमोडेट कैसे करेंगे? तो Yes. ऐसा कुछ आपने सोचा था या कुछ कहीं से कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थे उस टाइम पे? देखिए उस समय क्या था कि विद इन ब्यूरोक्रेसी बहुत डिस्कशन थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब ये डिस्कशन होती थी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज में और कैबिनेट में, इसके बारे में जब प्रेजेंटेशन और बात हुई तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने और खास करके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और दूसरे लोगों ने ये व्यू रखा कि गुजरात में इन जगहों पे जो उन्होंने सेलेक्ट की थी, अगर ये ऐसी कैंपेन करेंगे इतनी हाई प्रोफाइल, तो उसके बाद नंबर ऑफ टूरिस्ट सडनली इंक्रीज हो जाएंगे वहाँ पे ओवरनाइट, और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि टूरिस्ट्स को वहाँ पे रखा जाए। तो ऐसा उन्होंने बोला कि पहले कुछ देर हम वहाँ पे टूरिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पे इम्प्रूव करें और होटल्स बनवाएं और ये सब करें, और वो सब जब बन जाए उसके बाद में कैंपेन करें ताकि टूरिस्ट आए तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो। उनका ये व्यू पॉइंट था। और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चली, और फिर हमने ऐसा एक सोचा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन उस समय करी थी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज में। तो मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट है व्हाट केम फर्स्ट, चिकन और द एग। तो पहले क्या आएगा, मुर्गी या अंडा? पहले क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या कैंपेन? तो ये एग्जांपल देते हुए हमने एक प्रेजेंट किया कि अगर हम बहुत देर लगा देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं टूरिज्म में। एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड, रास्ता, गटर, लाइट्स, सफाई, ये सब। और दूसरा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉजेस, थीम पार्क्स। हाँ, और ये सब बनने में तो टाइम लगता है। ये सब बनने में टाइम लगता है, और ये सब प्राइवेट सेक्टर बनाए तो अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब चीजें करे तो इट इज नॉट गुड। और प्राइवेट सेक्टर वहां पे कब आएगा? प्राइवेट सेक्टर पहले क्रिएट करके बैठेगा नहीं, वो तब आएगा जब अपॉर्चुनिटी उसको दिखेगी। तो अपॉर्चुनिटी जो है इट इज लाइक अ वैक्यूम, जैसे गर्मी पड़ती है और वैक्यूम होता है और आसपास की हवाएं चारों तरफ से वहां पे उसको भर देती है आकर के। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसे आती है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तब करता है जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, पहले से वो नहीं करता है। गवर्नमेंट पहले से कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, लेकिन अगर होटल्स नहीं बनेंगे तो भी तो टूरिस्ट को दिक्कत होने वाली है। तो फिर हमने कन्विंस किया गवर्नमेंट को कि अब कैंपेन शुरू कर देंगे और टूरिस्ट आएंगे, उससे उसको देख करके प्राइवेट सेक्टर आएगा, जबकि टूरिज्म का रश बढ़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर आएगा, होटल्स बनाएगा, और विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स टूरिस्ट का रश भी साथ साथ बढ़ता रहेगा और होटल्स का भी विकास हो जाएगा। तो टूरिज्म में ये एक चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आप देख रहे हैं अभी भी अयोध्या में भी यही हो रहा है। हाँ। कि इतने टूरिस्ट बढ़ गए और अब होटल्स आ रहे हैं। मतलब पहले अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली विल सेटल। यस, एब्सोल्युटली। तो सर, जैसे कि हर कोई बड़े काम में चैलेंजेस आते हैं, और इस पर्टिकुलर कैंपेन में कोई चैलेंजेस आए थे या फिर कोई बैकलैश हुआ, कैंपेन के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा कुछ भी? देखिए, सबसे पहले तो शूटिंग जब कैंपेन की स्टार्ट हुई तो लोगों को मालूम पड़ा, और इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आती थी, लोग आते थे, हर जगह इकट्ठे होते थे। और रास्ते में थ्रू आउट द जर्नी दे वर देयर, और सब चाहते थे कि अब बच्चन उनसे मिले, बात करें। तो जब हम पहले लैंड किए, सबसे पहले बॉम्बे से आए, वो मुंबई से हम लेके आए उनको स्टेट प्लेन में, स्ट्रेट। तो जब लैंड किए तो लैंड करते ही उस दिन बहुत गर्मी थी। हम लोग दीव में लैंड किए और वहाँ से सोमनाथ आए बाय रोड। वहाँ पे एयर स्ट्रिप थी, वहाँ पे लैंड किए और रास्ते में बहुत लोग खड़े थे, और पहुँचते पहुँचते 12-1 बज गए, और शूट था उसके बाद, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो सीएम साहब का फ़ोन आया, मोदी साहब का उस समय, और मेरे को बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अमित जी का थोड़ा ख्याल रखिए, उनको पानी वानी पिलाते रहिए, नींबू पानी पिलाते रहिए। इतना उन्होंने पर्सनल केयर लिया। और मैंने बोला बिल्कुल उनका ध्यान रखा जा रहा है, सब कोई दिशा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और शूट तो बाहर करना था, ओपन में, धूप में करना था। तो अंदर ठीक है, उनकी जो वैनिटी वैन है वो एसी है, लेकिन बाहर निकल के ज़्यादा शूटिंग तो बाहर होती है गर्मी में, दोपहर में। तो उनको चिंता थी उस समय सीएम साहब को। उन्होंने बात की, फ़ोन मैंने पकड़ाया अमित जी को, तो उन्होंने बोला कि बहुत गर्मी है, थोड़ा ख्याल रखिए। तो अमित जी ने उनको बोला कि हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, हम गुदड़ी के लाल हैं, ऐसा बोला। तो
तो फिर उनकी बात पूरी हुई तो बाद में जब शूट हुआ उसके बाद मैंने पूछा गुदड़ी के लाल का क्या मतलब है? हाँ, तो उन्होंने इंसिडेंट बताया। उन्होंने बोला कि गुदड़ी जो है उत्तर प्रदेश में जो लाल कपड़ा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लाल कपड़े में लपेट करके उनको अस्पताल से घर लाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि जब उनका जन्म हुआ 1942 में तो उनकी माता उनको लाल कपड़े में लपेट करके और टांगे में घर आए थे। उस समय उस टाइम टांगा चलता था और टांगे में वो बैठ करके उनको घर लाया गया। तो ये गुदड़ी के लाल है। अच्छा, लाल कपड़े में उनको लपेट के लाया गया। तो उन्होंने बोला कि इतनी रफ एंड टफ हमने इनिशियल लाइफ देखी है और हमको आर्टिस्ट लोग हैं, हम किसी भी कंडीशन में काम कर सकते हैं। और उस उम्र में भी उन्होंने ऐसा बोला कि हम धूप में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा हमको इंसिडेंट मतलब लेसन मिला, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, हमको भी धूप लग रही थी। हाँ, मुझे याद है एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज देयर जब सोमनाथ का शूटिंग हो रहा था ना मिर्ची का, तब मेरी सिस्टर का घर है वहाँ पे केशोद में। और मैं एवरी समर वेकेशन में वहाँ पे जाती थी। तो जब ये शूट हो रहा था, हमको नहीं पता था कि ऐसा कोई शूट हो रहा है, बट हम ऐसे ही सोमनाथ विजिट करने के लिए आए थे। और पहले शूट हो रहा था तो वो बंद था पूरा, एंड देन सबको एंट्री मिली अंदर दर्शन की अराउंड आफ्टर 4 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट टाइम अभी। तो सर गेट के उस साइड चेयर लगा के बैठे थे, तब वहाँ पे सब लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और उन्होंने मरून कुर्ता पहना था। फिर तो मतलब तब तो आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, बट गर्मी तो थी। गर्मी थी। तो ये जो है उनका जो मतलब टुवर्ड्स द वर्क, और कई बार एक एक डायलॉग एक एक वर्ड के ऊपर डिस्कशन होती थी। जो स्क्रिप्ट लिखते थे पीयूष पांडे, पहले हम लोग जाकर के सीएम साहब से डिस्कस करते थे। सीएम साहब पहले बताते थे कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या हाईलाइट होना चाहिए फ्रॉम टूरिज्म एंगल, क्योंकि वो गुजरात में सब जगह घूम चुके थे वर्षों तक, उनको आइडिया था, ही न्यू अबाउट व्हाट विल क्लिक। और उनके इनपुट के हिसाब से हम लोग स्क्रिप्ट को फाइनल करते थे और फाइनल करके फिर बच्चन साहब को स्क्रिप्ट देते थे, फिर वो पढ़ते थे। और शूटिंग से पहले एक एक वर्ड पे कई बार डिस्कशन होती थी। और एक बार मुझे याद है हम रात को कच्छ में शूट कर रहे थे हम लोग, और रात को सो गए हम 10, साढ़े 10, 11 बजे सो गए, क्योंकि सुबह उठना था 4 बजे। और जो गोल्डन लाइट बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग का सीन था, और वहाँ से हमको व्हाइट रन में जाना था, 2 घंटे दूर था। हम लोग भुज में थे, तो भुज में हमको 4 बजे निकलना था सुबह। तो हम रात को 10, साढ़े 10 सो गए। हमने सोचा बच्चन साहब भी सो गए होंगे, साथ वाले रूम में वो थे। तो और रात को 11:30 के करीब उनका फोन आया इंटरकॉम पे रूम के विपुल जी सो तो नहीं गए? नहीं बताइए। तो उन्होंने बोला कि डिस्कस करना है कल का जो सीन है उसके सीक्वेंस पे और उसके डायलॉग के ऊपर एक थोड़ी डिस्कशन करते हैं आगे, और आप और पीयूष जी आ जाइए। तो रात के 11:30 हम लोग गए और लगभग 1, सवा 1 बजे तक हम लोग बैठ करके एक सीन के ऊपर डिस्कस किया। 1:15 बजे मैं अपने रूम में आया, 1:45 बजे मैं सोया और 4 बजे उठ के जब बाहर निकला तो बच्चन साहब नहा के रेडी खड़े थे वहाँ पे निकलने के लिए, और बोल रहे थे चला जाए। तो दिस वाज हिज कमिटमेंट। और हम लोग बैठ करके वहाँ गए। तो इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्क, जो क्योंकि खास करके जो आउटडोर शूट्स हैं और सन के हिसाब से आपको कुछ अर्ली मॉर्निंग अगर कोई शॉट लेना है तो यू हैव टू रीच इन टाइम, क्योंकि सन विल नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। तो वहाँ पहुँचना, लोकेशन पे कोई होटल नहीं है, होटल 2 घंटे दूर है, और वो उनको सबको इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने लॉजिस्टिक्स प्लान करना, वहाँ पे लाइट पहुँचाना। वहाँ पे प्रोडक्शन टीम रात को पहुँच गई थी, उन लोगों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको टेंट में रुकाना। इट वाज अ मैसिव थिंग। तो लगभग 100 लोगों की टीम काम करती थी, पूरी नंबर ऑफ पीपल। तो ये लोग सब अलग अलग जगह रहते थे, उनको कोऑर्डिनेट करना, और मतलब इट वाज अ मैसिव जॉब ड्यूरिंग द एंटायर कैंपेन। इसलिए पूरी शूटिंग में मैं साथ रहता था, और जिस डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग करते थे वहाँ के कलेक्टर को भी इन्वॉल्व करते थे, वहाँ की पुलिस को भी इन्वॉल्व करते थे, और बहुत मैसिव स्केल पे इसका काम हुआ। और एक और चैलेंज जब हमने शुरू किया, उससे पहले एक चैलेंज ऐसा हुआ कि लोकल स्थानिक जो लीडर्स थे बहुत सारे, हर जगह उनको मिलना चाहते थे, और उससे वो काम डिसरप्ट होता है।
अब उनको लगता है कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ या मैं यहाँ का सरपंच हूँ, तो मेरे गांव में आए हैं तो मैं इनका स्वागत करूंगा, इनसे मिलूंगा, इनसे बात करूंगा। और उनका ये कहना था मैं तो काम करने आया हूँ, काम में मेरा हाँ, जो समय होता है पर्सनल और अगर आपको एक शॉट लेना है लाइट के हिसाब से, समय आ रहा है, उसका समय जा रहा है, तो आई कैन नॉट डू दिस। और लोगों की आवाज़ भी बीच में आती है, क्राउड की आवाज़ आती है। और बहुत सारे स्थानिक नेता जो हैं वो फिर इंसिस्ट करते हैं और बहुत दिक्कत होती है। तो इनिशियल 2-3 जगह ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने ये बात सीएम साहब के ध्यान पे लाया कि ऐसा हो रहा है। कई जगह जाकर के एमएलएस बोलते हैं कि हमको मिलना है, कि लोकल मिनिस्टर्स बोलते हैं, कि पार्टी वर्कर्स बोलते हैं कि मैं रूलिंग पार्टी का वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे मिलवा दीजिए, मेरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा दीजिए। तो क्या किया जाए? आपको भी फोन आते तो होंगे। उन्होंने फिर देखिए आप उन्होंने बोला कि नहीं, नोबडी विल डिस्टर्ब। और उन्होंने अपने लेवल से सबको बोला, कैबिनेट में भी बोला और पार्टी में भी बोला उन्होंने कि जहाँ जहाँ आपके बाद शूटिंग होगी, नोबडी विल डिस्टर्ब द शूट। कोई जाएगा नहीं, कोई पार्टी वर्कर नहीं जाएगा, कोई मिनिस्टर नहीं जाएगा, कोई एमएलए नहीं जाएगा और कोई परेशान नहीं करेगा। और सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी में लॉट ऑफ माय कोलीग्स, लॉट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, मेरे से सीनियर, उनकी वाइफ्स, तो वो लोग नाराज हो जाते थे कि तुम इनको लेके आते हो, मिलवाते नहीं हमको। तो मैं बोलता था मैं भी नहीं मिलता हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ। तो मेरे अपने परिवार से वो नहीं मिल पाते थे, मतलब आई कुड नॉट इवन टेक माय फैमिली टू मीट हिम, क्योंकि वी वर बिजी एंड फोकस्ड ऑन वर्क। और लोग समझते नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी हर्डल और मिसअंडरस्टैंडिंग थी और लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उनके साथ चाहे घूम रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ। तो ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ी सी जेलसी आई कि अमिताभ के साथ घूम रहा है। और क्योंकि मैं उनके साथ रहता था न्यूज़पेपर वाले कई जगह, जब चल के जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, फोटो आ जाता था, न्यूज़पेपर में फोटो आ जाती थी। तो लोगों को लगता था कि ये साथ में ये भी हाईलाइट हो रहा है। और ब्यूरोक्रेसी में तो आपको मालूम है कि यू हैव टू बी साइलेंट फेस। तो उनको लगता है कि ये भी हाईलाइट कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लॉजिस्टिक्स कौन मैनेज करेगा इतने बड़े स्केल के ऊपर, बिकॉज इट इज अ मैसिव जॉब टू शूट 2 मिनट क्विकी, यू नो, उस समय। और आपने ये पूरे कैंपेन को ऐसे क्रिएटिवली कितना एंजॉय किया, बिकॉज यू आल्सो हैव दैट क्रिएटिव यू नो पैशन। I enjoyed thoroughly because मैंने जैसे बताया था पिछले पॉडकास्ट में, this is close to my heart, you know, this field। और मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत कर भी चुका हूँ टेलीविजन कॉलेज में। तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था इसमें, so I felt very good, but I was more focused on logistics than on creative part। तो हर एक को साथ में रखना, इतनी एजेंसीज को मैनेज करना और बहुत स्मूथली शूटिंग हुई और एक एक चीज़ हाईलाइट की गई। और उसके बाद उसकी उस समय डबिंग हुआ करती थी, मुंबई में डबिंग हुई उसकी। और फर्स्ट सेट ऑफ फिल्म्स बनी, उसका हमने स्क्रीनिंग उसकी रखी अहमदाबाद में, और सर्किट हाउस अहमदाबाद में वहाँ रखी। और वहाँ पे हमने व्यवस्था करके एक वहाँ पे दिखाई। और उसमें बच्चन साहब थे, मोदी साहब थे, बच्चन साहब थे, और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे, मैं था, और गुजरात टूरिज्म के चेयरमैन थे, 4-5 लोग थे। तो जब वो उन्होंने देखी 6 फिल्में, इतनी पसंद आई कि सीएम साहब ने उस टाइम क्लैप किया। 6 फिल्म एक साथ प्रोड्यूस करी और आपने लॉन्च करी उसी टाइम पे। ओह, सो वो फॉर पब्लिक स्टेप बाय स्टेप लॉन्च हुई कि वो वहाँ पे भी एक साथ लॉन्च हुई? ये जब फिल्में बन गई तो अब उस समय टेलीविजन पे आती थी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, एक्टिव नहीं था उसमें। तो टेलीविजन पे ये फिल्में हमको दिखानी होती थी सब चैनल्स के ऊपर, विच वाज वेरी एक्सपेंसिव। अगेन वो चैनल कैसे पसंद करें, वहाँ भी गवर्नमेंट में उस तरह से था कि L1, तो लोकल छोटे मोटे चैनल्स थे, वो लोग आने लग पड़े कि ये कैंपेन हमको दीजिए, जिनकी कोई व्यूअरशिप नहीं थी। तो हमने फिर व्यूअरशिप का जो डेटा था वो मंगाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DAVP के रेट्स जो थे, जो फिक्स थे, क्योंकि टेंडरिंग करने में बहुत समय लगता, और व्यूअरशिप की पूरी एक उनके व्यूअरशिप के हिसाब से एक लिस्ट थी इन डिसेंडिंग ऑर्डर सभी चैनल्स की, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो फिल्म चैनल्स हैं, या दूसरे जो
नेशनल ज्योग्राफिक टाइप के चैनल्स हैं, तो ऐसे जो अलग अलग चैनल्स थे उनके हमने रेट्स इनवाइट किए डीवीपी के हिसाब से आप देना चाहते हैं। जो चैनल्स उसमें एग्री हुए उनको हमने एक एज पर द व्यूअरशिप हमने काम बांटा, और हमने एक कमेटी बनाई जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी मेंबर थे, मैं भी था, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेंबर थे। 3 मेंबर कमेटी बनाई और हमने गवर्नमेंट में फाइल मूव करके उस कमेटी को पूरी तरह एम्पावर कर दिया ताकि बार बार फाइल ना चलानी पड़े फॉर गिविंग द वर्क ऑर्डर। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स थे। न्यूज़पेपर वाले आते थे कि हमको न्यूज़पेपर में एड्स दे दो, लोकल स्थानिक। अगर आपने द्वारका में या सोमनाथ में शूट किया है तो छोटे छोटे न्यूज़पेपर चलते हैं वहाँ पे जिसकी 500 सर्कुलेशन होती है, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन सम ऑफ देम आर काइंड ऑफ न्यूसेंस वैल्यू होती है, उनकी ब्लैकमेलर्स भी होते हैं। तो वो आ जाते थे कि आप हम शूट आपको क्यों नहीं दे रहे, नहीं दोगे एडवर्टाइजमेंट तो हम आपके अगेंस्ट छापेंगे। तो हमने बोला तुमको जो करना है करो, हम तो इसके हिसाब से चलेंगे। हमने फार्मूला बनाया, कमेटी में रखा, पास किया और उसके हिसाब से हमने रिलीज कर दी 6 की 6 फिल्में। तो जब टूरिज्म ग्रो होता है तो स्पेशली सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोकल्स को मिलती है, तो इसमें जो इंडस्ट्रीज वगैरह एम्प्लॉयमेंट और उसका क्या आपको डिफरेंस दिखा? देखिए जैसे ही हमने ये 6 फिल्में रिलीज करी, मीडिया में आई, और इसकी खासियत ये थी कि उस पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा स्टार उस लोकेशन पे जाकर के, उस डेस्टिनेशन में जाके, उस जगह पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस यानी बब्बर शेर। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहाँ, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यूं लगता है जैसे शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की। तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर, और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये जो पंच लाइन थी वो इतनी चल गई जबरदस्त। पीयूष पांडे ने ये लिखा था, और द वे इट वाज फिल्म्ड बाय सुजीत सरकार एंड द वे अमिताभ बच्चन जी स्पोक दीस डायलॉग्स, और जैसे ये डिलीवरी हुई, जैसे ये हमने सुपर हिट बाद में चलाया जिन चैनल्स के थ्रू, जो टॉप के चैनल्स थे उनको दिया, तो पूरे देश में लोगों ने देखा और ओवरनाइट पीपल स्टार्टेड कमिंग टू ऑल दीज 6 प्लेसेस। और सबसे ज्यादा जो है वो गिर में लोग आने शुरू हो गए, और इतने लोग आने शुरू हो गए कि सेंचुरी में मतलब इतने एंट्रीज हो गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बोलना पड़ा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। और बहुत सारे लोग आते थे गिर में, उनको अंदर जाने का चांस नहीं मिलता था क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल ओनली कैन गो। और वो लोग बाहर लोगों के घरों में, होम स्टेज में, गाड़ियों में सोते थे रात को। इतनी मतलब शुरू में अंग्रेज हो गया, सडनली पीपल केम। और कोई होटल नहीं था उस समय। इनफैक्ट जब हम शूट पे गए पहली बार बच्चन साहब को लेकर के, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है वहाँ, उसका नाम है सिंह सदन। हाँ, सर्किट हाउस। उसके सर्किट हाउस है वहाँ पे, फॉरेस्ट का सर्किट गेस्ट हाउस है। तो वहाँ पे कुछ ही रूम है, 4-5 रूम्स हैं, बड़े बड़े, पुराना है बहुत। तो वहाँ पे हमने उनके लिए व्यवस्था की। और जब आने वाले थे एक दिन पहले, हमने रियलाइज़ किया कि वो बेड जो था वो बेड ही 5 फुट का था। तो बच्चन साहब के तो पैर बाहर निकलेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे रुकना था 2 नाइट्स। तो हमारी टीम को हमने बोला कि किसी भी तरह तुम इसको बेड को बड़ा करो। तो उन्होंने रातों रात उसको काट के आगे करके बीच में लकड़ी डाली और उसको एक्सटेंड किया। बाय द टाइम ही रीच्ड देयर, उससे 2 घंटे पहले वो बेड तैयार हुआ था। मतलब कोई भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी। और उस परिस्थिति में नंबर ऑफ टूरिस्ट इतने ज़्यादा आए वहाँ पे कि लोकल लोगों ने अपने घरों में उनको रखना शुरू किया। बिल्कुल लोकल जो वहाँ के लोग हैं, और उसको मालधारी बोलते हैं वहाँ पे जो गाय भैंस चराते हैं, एकदम मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है लोग। ओवरनाइट अपने घरों में रख के टूरिस्ट से 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया ऐसे चार्ज करना शुरू किया उन्होंने। उनको खाना खिलाना शुरू किया और होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो गया।
और लोकल लोगों को, जैसे आपने बोला, एक टूरिस्ट आता है तो 16 लोगों को फायदा होता है। ओके। टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री लीस्ट पॉल्यूटेड है क्योंकि इसमें कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। टूरिस्ट आता है, आकर के रह करके चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे थोड़ी बहुत वो कुछ कचरा फेंक देता होगा, उससे ज़्यादा तो है नहीं। जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में पॉल्यूशन का एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसी जगह आए तो ज़मीन से पानी भी खींचती हैं और पोल्यूशन भी करती हैं, एयर में कर सकती हैं। आजकल पोल्यूशन नॉर्म्स बहुत हैं, लेकिन उस समय बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत पोल्यूशन करती थी और वो बाहर से वर्कर ले आते हैं, वहाँ के स्थानिक लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता। ये बहुत कंप्लेंट है हर जगह। जबकि टूरिज्म जब आता है, जब टूरिस्ट आता है तो स्थानिक जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। स्थानिक कल्चर, स्थानिक हैंडीक्राफ्ट्स, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, सबसे ज़्यादा वो लोग एम्पावर होते हैं। एम्पावर होते हैं। तो आपका जो कच्छ का शूटिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? क्योंकि शूट तो आपने हर जगह पे किया था। या देखिए, कच्छ में एक वाइट रण है, वाइट डेजर्ट, और वहाँ पे एक विलेज है दोरड़ो करके, वो 2 घंटे दूर है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं भुज से, नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ जो बेल्ट है बिल्कुल टुवर्ड्स द बॉर्डर, वहाँ पे वो है। और उसके आगे एकदम वाइट सैंड है, एकदम ऐसा लगता है कि मोती बिछे हों बिल्कुल। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग, जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है, पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वहां पे कोई जाता नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था। सबसे पहले मोदी साहब ने वहां पे ऑफिसर्स का वो चिंतन शिविर करते थे, यानी कि सभी सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स 3 दिन जाकर के किसी जगह रुकते थे और सुबह से शाम तक डिस्कशन करते थे, और उसमें से पॉलिसी डिसीजंस बहुत सारे निकलते थे, लाइक अ ट्रेनिंग सेशन। और जहाँ पे स्टे भी करते थे, साथ में खाना भी खाते थे, बातचीत भी करते थे, इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी करते थे। तो उन्होंने एक चिंतन शिविर वहाँ पे रखा वाइट रण में। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था मैंने करी एज टूरिज्म सेक्रेटरी। और टेंट डाले, और जब टेंट डाले तो उसके बाद मतलब कोई भी सुविधा, टैंकर से पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एक्सेस भी बड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब पहली बार इस तरह से हुआ। तो सभी ऑफिसर्स को लेके मोदी साहब वाइट रण में चले गए। हमने तो पहली बार देखा था, लेकिन उनको आइडिया था, पहले भी वो वहाँ पे बहुत बार जा चुके थे, उनकी वो फेवरेट जगह थी। और फुल मून नाइट में रात को हम लोग चले तो वी वर अमेज्ड कि इतना वाइट, ऐसा लगता था कि जमीन पे मोती बिछ गया, इतना सुंदर था। और मतलब बिल्कुल ऐसे लगता था, आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस होता था। और पीपल वर स्पीचलेस कि ये ऐसी जगह हमारे पास है, किसी को मालूम नहीं है कितनी खूबसूरत है, खास करके फुल मून नाइट में। और रात को बहुत प्लेजेंट हो जाता है वहाँ पे। टेम्परेचर गर्मियों में भी रात को गिर जाता है क्योंकि वो एकदम रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है तो टूरिस्ट जा नहीं सकते। तो उन्होंने ये विजन दिया उस समय कि यहाँ पे आप रण उत्सव शुरू करिए। पहले हमने फर्स्ट रण उत्सव जब किया तो इट वाज ओनली फॉर 3 days। उसको बढ़ा करके 7 days किया, और नंबर ऑफ टेंट सिर्फ 30 थे, और उन 30 टेंट में देयर वाज हार्डली एनीबडी, कोई टूरिस्ट नहीं आया। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता जब ये कैंपेन करी, बच्चन साहब को वहाँ लेके गए और कैंपेन करी कच्छ की, और बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई वहाँ पे वाइट में चलते हुए, और उस फिल्म को भी हमने रिलीज किया। अब जैसे ही वो फिल्म रिलीज हुई, फिर से बहुत सारे लोग आने लगे वहाँ पे। सर्दियाँ थी, फुल मून नाइट पे लोग आते थे, लोग भुज पे रहते थे और रात को निकलते थे 8 बजे, 2 घंटे ट्रैवल करके वहाँ देखते थे, फिर वापस भुज आ जाते थे। ऐसे बहुत सारा टूरिज्म शुरू हो गया। तो जैसा टूरिज्म शुरू हुआ तो हमने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ टेंट्स को इंक्रीज किया जाए। तो हमने 30 से बढ़ा करके 300 टेंट कर दिए एक साथ,
और पूरी टेंट सिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ता, वहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था, वहाँ पे मोबाइल टावर तक लगवाया, पानी की व्यवस्था, ये सब किया वहाँ पे। गुजरात टूरिज्म ने उसको चलाया शुरू में। और जब हमने ये कैंपेन करी, उसके बाद उसको दोबारा हमने शूट करना था उसी एरिया में आफ्टर 1 ईयर। तो हम 1 साल के बाद जब ये कैंपेन रिलीज कर दी थी हमने, फिर से बच्चन साहब को लेकर के वहाँ पे गए उसी एरिया में, क्योंकि उसी एरिया के बारे में हैंडीक्राफ्ट्स की हमने कैंपेन करनी थी। फिर से दूसरी कैंपेन, क्योंकि रण के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत फेमस है। यहाँ ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहाँ की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहाँ के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। वहाँ का जो लोकल आर्टिजन्स हैं, वहाँ पे बुंगा बोलते हैं, हट होती है, उसको बुंगा बोला जाता है। तो बुंगे में ये जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं, इस तरह का एक सीन था। उसके लिए फिर उस एरिया में हम लोग गए और फिर से उस जगह पे जहाँ हमने शूटिंग की थी वहाँ गए और टेंट में हम लोग बैठे हुए थे। तो आपने बोला ना इम्पैक्ट क्या होता है, तो 1 साल के बाद गए तो एक महिलाओं का लोकल लेडीज का, औरतों का एक बड़ा ग्रुप आया वहाँ पे। वो सब कपड़े, काले कपड़े पहनते हैं, वहाँ के टिपिकल मालधारी लोग हैं और सदियों से वो लोग पॉवर्टी में रहते हैं, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और जब बरसात नहीं होती तो वो लोग अपने जानवर लेकर के, एनिमल्स लेकर के वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करते हैं टूवर्ड साउथ गुजरात हर साल। और जब सर्दी, जब बारिश हो जाती है तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर घास उग जाता है बारिश के बाद। तो एनिमल्स कुछ महीने वहाँ रहते हैं, कुछ महीने वहाँ से ट्रैवल करते हैं। माइग्रेटरी ट्राइब्स हैं वहाँ पे और बहुत ही कम पॉपुलेशन है। लेकिन जब ये लोग आए तो लेडीज ने गुजराती में बोला और मैंने ट्रांसलेट किया इनको, और वो ये कह रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है 1 साल में कि यहाँ की लड़कियों की जो शादी है वो अच्छे तालुका में, अच्छे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो यहाँ की लड़कियों से कोई शादी नहीं करता था क्योंकि इतनी पॉवर्टी थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की बेटियों की विदाई अच्छे तालुका में, हमारे राजकोट में, भुज में, अहमदाबाद तक इनकी शादी हो रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में बिकॉज ऑफ दिस टेंट सिटी, बिकॉज ऑफ रण उत्सव, बिकॉज ऑफ द कैंपेन इतने टूरिस्ट आए हैं और वो इतने हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं। हर एक टूरिस्ट आता है, हमारे में से बहुत सारी लड़कियाँ हैंडीक्राफ्ट्स में आ गई हैं, बहुत सारे लड़के गाइड बन गए हैं, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ रख ली हैं, इनोवाज रख ली हैं। और मतलब टूरिज्म की वजह से इतना विकास हो गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब हमको अपने एनिमल्स को लेके दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये जब मैंने बोला तो उन्होंने जब बताया, मैंने ट्रांसलेट किया, तो बच्चन साहब को बहुत उस पे उसका मालूम पड़ा, इम्पैक्ट मालूम पड़ा। ही वाज इमोशनल। ये देखिए कि इनकी बेटियों की शादी अच्छे तालुका में हो पा रही है, 1 साल में इतना बड़ा इम्पैक्ट है हमारी कैंपेन का। तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कैंपेन का इम्पैक्ट होगा। मतलब ये वाला इम्पैक्ट किसी ने नहीं सोचा था कि पर्सनल लेवल पे इमोशनल वाला इम्पैक्ट भी होगा। यस, एब्सोल्युटली। तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब रण जैसे एरिया में, और कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे आती तो दिस वाज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट टूरिज्म। तो ये विजन था सीएम साहब का कि यहाँ पे टूरिज्म लाओ, टूरिस्ट लाओ, और टूरिस्ट आएगा, पैसे खर्चेगा, लोगों को पैसे मिलेंगे तो उनकी परिस्थिति सुधरेगी। जो सदियों से जो लोग गरीब थे वहाँ पे और माइग्रेटरी थे, उन लोगों की परिस्थिति सुधर गई ओवरनाइट इन 1 ईयर। ये इतना पैसा उन्होंने कमाया लोगों ने। और ये खुशबू गुजरात की कैंपेन में थ्रू आउट द कैंपेन मोदी जी से काम करने का एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कैसा रहा? क्योंकि अगर मैं सुन रही हूँ जो भी कुछ, तो पूरा जो विजन है, क्रिएटिविटी है, क्योंकि उन्होंने खुद ने इतना ट्रैवल किया था, तो ही नोज ईच एंड एवरी लोकेशन। एंड देन उनका पर्सपेक्टिव, मतलब आपके साथ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस काम करने का?
उनके इनपुट्स जो थे वो बहुत बहुत यूज़फुल थे, और हर एक जगह के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में उन्होंने जो जो पॉइंट बताए उसको हम इनकॉर्पोरेट करते थे स्क्रिप्ट के अंदर। और लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो एकदम परफेक्ट थी, मतलब जो हमको चाहिए था डिपार्टमेंट को, चाहे वो मैन पावर थी, चाहे फंड्स था, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स की कोऑपरेशन थी, पुलिस हो, कलेक्टर हो, दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इट वाज परफेक्ट। बिकॉज जब सीएम का पुश होता है किसी प्रोजेक्ट में तो वो फ्रॉम द स्मूथली टॉप, ट्रांजिशन होता है। तो उससे पॉलिटिकल विल रिफ्लेक्ट होती है, और कभी भी कोई अड़चन नहीं आई। और उसके बाद जब हमने मीडिया को रिलीज की, कितने लोग जाकर कंप्लेंट भी करते होंगे कि हमको नहीं मिला, हमको मीडिया की रिलीज नहीं करी। बहुत लोग नेगेटिव भी बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो सपोर्ट उन्होंने कंटिन्यू किया, और हमने अल्टीमेटली लगभग 25 फिल्में बनाई टोटल, और 41 डेज अमिताभ बच्चन जी ने गुजरात में शूटिंग करी। और मुझे वो बता रहे थे बाय रोड ट्रैवल करते थे, क्योंकि बहुत जगह एयर स्ट्रिप्स नहीं थे, और बाय रोड हम कार में जाते थे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। जब आप रोड में बाय रोड ट्रैवल करते थे तब भी आप लोग थोड़ा बहुत तो बैक ऑफ माइंड सोच ही रहे होगे ना कि दिस रोड थिंग एंड देन द डेस्टिनेशन थिंग, एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर्ली डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म। तो जीरो से ही प्रॉपर स्टार्ट। और सौराष्ट्र में ऐसे एरियाज में हम जाते थे, कच्छ में ऐसे एरिया में जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी, और मुझे वो कह रहे थे कि मैं इतना तो उत्तर प्रदेश मेरी स्टेट है उसमें भी ट्रैवल नहीं किया हूँ जितना गुजरात में बाय रोड ट्रैवल किया है। और बहुत एंजॉय किया, गाड़ियों में जाते थे, 2-3 गाड़ियों का काफिला जाता था। और एक जगह मुझे याद है कि वो छोटी रेलवे की लाइन थी, तो फाटक बंद था, तो गाड़ियाँ हमने रोक ली वहाँ पे। तो छोटी वो पुराने टाइप की ट्रेन जा रही थी वहाँ पे, तो वो गाड़ी से निकल के वहाँ पे फाटक के पास खड़े हो गए ऐसे। ट्रेन जब जा रही थी तो जाती हुई ट्रेन को वेव किया, और उन्होंने बोला मुझे शोले के दिन याद आ गया। शोले का जो सीन था अमिताभ और धर्मेंद्र का छोटी ट्रेन में, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये देख करके ये वाली शोले वाली ट्रेन है। तो ही रियली एंजॉयड द एंटायर जर्नी। उनको एंगेज रखा, उनसे बातचीत करते रहे, और उनको उनका इंटरेस्ट भी रखा, उनको बताया गुजरात के बारे में। थ्रू आउट मैं साथ में रहता था, तो गुजरात के बारे उनको हम बताते रहते थे। तो उस वजह से वो जब पूरी कैंपेन में उनका इंटरेस्ट रहा, और जब भी हम रिलीज करते थे सेट ऑफ 6 फिल्म्स, उसके साथ हम अगली 6 तैयार कर लेते थे, क्योंकि हमको तो फ्री में मिले हुए थे बच्चन साहब। और वो जब मतलब आप देखिए उस लेवल का स्टार, एक दिन का करोड़ों रुपया वो लेते थे किसी और कैंपेन के लिए। ये बहुत स्मार्ट और थॉटफुल था। और शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, और हमने भी सोचा नहीं होगा कि हम इतनी सारी फिल्में बना लेंगे। हमने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले 6 फिल्मों की बात हुई, लेकिन उतना इंटरेस्ट जाग गया और इतना सॉलिड रिस्पॉन्स आया पूरे देश से। तो उनको भी सेटिस्फेक्शन हुई कि ये कैंपेन इज अ बिग सक्सेस। हर जगह उनको उसकी ऐड भी देखने को मिलती थी, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, चाहे वो क्रिकेट हो उसकी, बिकॉज हमने रिलीज बहुत अच्छे से किया उसको। उसकी जो रिलीज की मीडिया स्पेंड जो होता है वो बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट होती है, क्योंकि बनाने में इतनी कॉस्ट नहीं लगी। उनकी अपनी फीस तो थी नहीं, बाकी जो 2 लोग थे उनकी फीस भी बहुत हमने रीजनेबल करवा ली थी। तो पूरी कैंपेन जो थी वो बहुत सस्ते में हमने बना ली। बाकी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी थी, वो काम करते थे, सरकार की गाड़ियाँ थी, तो बाकी कोई खर्चा हुआ नहीं। बहुत सस्ते में पूरी कैंपेन बनती गई, और हम रिलीज करते थे तो हमने DAVP रेट पे दिया, जो कि कमर्शियल रेट से बहुत कम थे। और सब चैनल्स फिर इस कैंपेन, बिकॉज दिस कैंपेन वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद अमिताभ बच्चन सच अ बिग स्टार, और सभी चैनल फिर मान गए कि हम DAVP रेट पे करेंगे, जबकि कमर्शियल रेट्स उससे 2 गुना ज्यादा थे। तो उस समय जो बड़े बड़े चैनल्स थे, चाहे वो जी हो, चाहे स्टार प्लस हो, जितने बड़े बड़े चैनल्स थे आज तक हो, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू कम, और हम बोलते थे कि हमारा ये पॉलिसी है, हम कमर्शियल रेट नहीं देंगे, आपको DAVP का रेट देंगे जो कि वेबसाइट पे है, और आपको करना है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो नहीं। एंड ऑल ऑफ देम एग्रीड। और उसका जो एलोकेशन ऑफ टाइम भी है, किसको कितने सेकंड किस चैनल में चलाना है, वो भी उनकी व्यूअरशिप के ऊपर हमने फार्मूला बनाया था, और वो भी हमने पूरा बना करके ट्रांसपेरेंटली सबको बोल दिया कि इस फार्मूला के हिसाब से होगा। लेकिन लोकल काफ़ी सारे मीडिया वाले नाराज हो गए जिनको नहीं मिलती थी एड्स, खास करके न्यूज़पेपर वाले, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमने ऐड रिलीज नहीं करी थी। उस समय हमने एक डिसीजन लिया था, खास करके हम बाहर से लोगों को लाना चाहते थे। अगर हम कच्छ के न्यूज़पेपर में देंगे तो कच्छ के लोग जो हैं वो तो कितनी संख्या होगी उसकी,
हम चाहते थे पूरे देश से और विदेश से लोग यहाँ पे आए, हम्म, और बड़ी सिटीज़ में जो मीडिया था, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, यहाँ के लोग जो अब्रॉड जाते हैं, जो दूसरी जगह जाते हैं, गुजरात से बाहर जाते हैं, वो गुजरात के अंदर टूरिज्म करें। करेक्ट, तो गुजरात का टूरिस्ट गुजरात में, बाहर का टूरिस्ट गुजरात में, गुजरात में। विदेश का टूरिस्ट गुजरात में। एनआरजी जो नॉन रेजिडेंट गुजराती जो हर बार विंटर्स में आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा एनआरजी हैं, वो आकर के रहते हैं, वो अपने गांव में रह के चले जाते हैं, चाहे वो नडियाड हो, चाहे आनंद हो। कुछ जगह में बहुत सारे एनआरआईज हाँ, हैं, वो महसाना है, हाँ। अहमदाबाद है, वो आते हैं, 1-1 महीना रह के चले जाते हैं। उनमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने रण नहीं देखा था, जिन्होंने गिर नहीं देखा था, तो उनको किस तरह से दिखाया जाए। तो हमने सब टूरिस्ट को उन एरियाज में जो डेस्टिनेशंस हमने हाईलाइट करी, वहाँ पे अट्रैक्ट किया, और इट वाज अ गेम चेंजर दैट एंटायर। टोटली गेम चेंजर। वो तो हम लोगों को, हमने तो बिफोर आफ्टर पूरा अभी तक हम देख ही रहे हैं। बट अभी जो न्यू लोग आए हैं टूरिज्म में, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस कि जो अभी ब्रांडिंग और टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट वन पीस ऑफ योर एडवाइस यू वांट टू शेयर विद देम? देखिए, टूरिज्म जो है वो इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट, और इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो उसमें सिर्फ कैंपेन करने से कुछ नहीं होता। हम कैंपेन भी कर रहे थे, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे थे सभी जगहों का। तो जितने मंदिर की अपग्रेडेशन हुई, उसी समय में, मोदी साहब के समय में ये काम स्टार्ट हुआ। चाहे वो द्वारका हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अंबाजी हो, चाहे डाकोर हो, जितने टेम्पल्स हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, सब रोड, रास्ता, गटर, सफाई, इसकी व्यवस्था करी वहाँ पे, गाइड्स की व्यवस्था करी, लॉकर रूम्स की व्यवस्था करी, लाइट की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी, ताकि वहाँ जो लोग जाएं उनको सुविधा मिले। तो लोकल, क्योंकि रिपीट कस्टमर तभी जाएगा, रिपीट टूरिस्ट तभी जाएगा वहाँ जाकर के उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। सिर्फ रिलीजियस के नाम पे तो एक बार जाएगा, पर बार बार तभी जाएगा जब वहाँ पे साफ सफाई मिले, एकदम अच्छे से उनकी व्यवस्था हो। तो हमने वो भी साथ साथ काम शुरू किया उस समय, सभी जगह पैरेलली। और गुजरात टूरिज्म जो कॉरपोरेशन थी, जिसको TCGL बोलते हैं, उसमें हमने उसका बजट भी बहुत बढ़ गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने बहुत हमको ग्रांट्स दी, और हमने उस ग्रांट से कलेक्टर्स को भी पैसे दिए, बहुत जगह काम शुरू हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, वो शुरू हो गया। और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो लोग खुद ब खुद अपने आप आ गए, क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ा और इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और इतने होटल्स के टैरिफ्स और अपॉर्चुनिटी और अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि सब जगह बहुत सारे होटल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। उनको हमने फैसिलिटेट किया, किसी को लैंड में, किसी को परमिशंस में, किसी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की NOC में हेल्प चाहिए, वो हमने किया। तो गवर्नमेंट का काम जो है वो ये है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करिए, और प्राइवेट सेक्टर जो आ रहा है उसको आप फैसिलिटेट करिए। प्राइवेट सेक्टर का काम खुद मत करिए, आप खुद होटल मत खोलिए, क्योंकि सरकार अगर होटल खोलेगी तो बहुत खराब चलाएगी। गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो होटल नहीं चला सकते, वो रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, वो थिएटर नहीं चला सकते, वो बिजनेसेस नहीं चला सकते। ये वही चला सकते हैं जिनको प्रॉफिट मोटिव है। तो हमने PPP मोड पे उसको प्राइवेटाइज किया। और जो मैंने रणोत्सव की बात की है, 300 टेंट हमने जो लगाए थे, वो हर साल गुजरात टूरिज्म बहुत पैसे खर्चता था उसमें पहले, उसको भी हमने टेंडर निकाल करके प्राइवेटाइज कर दिया। और जो प्राइवेट प्लेयर है वो कमाता भी है, और गुजरात टूरिज्म को उल्टा पैसे देता है। जब हमने टेंट सिटी को स्टार्ट किया, तो एक कंप्लेंट ऐसी गई CM को कि यहाँ पे प्राइवेट जो प्लेयर आया है उसने बहुत एक्सपेंसिव कर दिया है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट जब चलाती थी तो बहुत सस्ते में सर्किट हाउस की तरह चलाते थे, क्वालिटी भी हुई थी उसकी, सर्किट हाउस टाइप क्वालिटी। तो मेरे को बुलाया CM साहब ने कि ये बहुत महंगा 4,000 का टेंट बेच रहा है, 5,000 का टेंट बेच रहा है पर नाइट। तो फैसिलिटीज भी उस लेवल की दे रहा है, पीपल आर हैप्पी, लेकिन जो रिच लोग हैं वो जा रहे हैं सिर्फ। तो उस समय हमारी ऐसी डिस्कशन हुई, और मैंने उनको बोला कि साहब देखिए, अगर रिच टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करेंगे तो अच्छे आदमी जाएंगे जो पैसे खर्च सकते हैं। अगर हम पुअर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा भी, वहाँ अपना खाना भी साथ ले आएगा, और वह 500 रुपये के रूम में भी रहेगा, कचरा डाल के भी जाएगा, कुछ खर्चेगा भी नहीं। तो हमको कुछ डेस्टिनेशन ऐसे बनाने हैं जो हाई एंड टूरिस्ट के लिए हों,
और वो हाई एंड टूरिस्ट जो बाहर जाता है, विदेश में जाता है, 5 स्टार्स में रहता है, अगर उसको आपको रखना हो तो आपको उस लेवल की सुविधा देनी पड़ेगी। और प्राइवेट आदमी अगर वो सुविधा देगा तो प्राइवेट आदमी हैज टू चार्ज दैट अमाउंट, तो उसको प्रॉफिट मोटिव रहेगा तभी वो काम करेगा। सो गवर्नमेंट शुड नॉट रेगुलेट द रेट्स ऑफ होटल्स। कई बार ये लोग बोलते हैं कि होटल के रेट बहुत बढ़ा देते हैं। जब यहाँ पे आईपीएल होता है तो उसके बाद बहुत डिस्कशन होती है कि होटल के रेट क्यों बढ़ा देते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो रेट कम भी होते हैं। तो थैंकफुली गवर्नमेंट इन गुजरात इज नॉट इंटरफेयरिंग इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको प्रॉफिट मोटिव पे, उसके लिए बेस्ट जो चेक है वो कंपटीशन है। अगर आप दूसरे होटल्स और 10 सिटीज और 10 प्लेसेस इंकरेज करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करेंगे, उससे रेट रेगुलेट होंगे। ना कि सरकार को रेट उसके रेगुलेट करने चाहिए, कंट्रोल करने चाहिए या उसको कम करने के लिए बोलना चाहिए, जिससे वो प्रॉफिट मोटिव उसका खत्म हो जाएगा और वो सुविधाएं फिर कम करेगा और फिर टूरिस्ट का जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का टिके हो जाएगा। ज़्यादा इंटरवेंट नहीं करना चाहिए। सो टूरिज्म जो है, इट्स लग्जरी टूरिज्म अलग है, रिलीजियस टूरिज्म अलग है। जो लग्जरी टूरिज्म की प्लेसेस हैं जैसे गीर है या जैसे कच्छ है, वहाँ पे लग्जरी टूरिज्म के लोग आने चाहिए। और जो मंदिर हैं सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी, वहाँ पे आप रखिए, हम मिडिल क्लास के लिए भी सुविधा रखिए, अपर के लिए भी रखिए, लेकिन आप उस तरह से डेवलप करिए। तो ये बहुत अच्छा उस समय उन्होंने ये व्यू लिया एंड वी डिड नॉट, गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर एट ऑल इन रेगुलेशन ऑफ एनी रेट्स एंड ऑल। और ये गुजरात टूरिज्म का जो खुशबू गुजरात की कैंपेन था, उसका कोई एक यादगार, कोई भी एक प्रॉपर मेमोरी जो सबसे बेस्ट हो बट यू फील, उस वो शेयर करें। आई थिंक सबसे बेस्ट मेमोरी ये है कि आज तक गुजरात टूरिज्म जो है, इतने साल हो गए हैं, वही कैंपेन जो है अभी भी चल रही है, अभी भी इट इज रेलेवेंट टुडे आल्सो। यस। और वो जो फिल्में जिस क्वालिटी की बनी थी, बाकी स्टेट्स ने भी ट्राई किया, बहुत सारे राज्य उसमें स्टार्स को लेके आए, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच सके। ब्रांड एम्बेसडर लाने से सिर्फ काम नहीं होता, ब्रांड एम्बेसडर कैसा है और उसके अलावा आप कैंपेन कैसे शूट करते हो, कैंपेन को रिलीज कैसे करते हो, उसको मोनेटाइज कैसे करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हो और डेस्टिनेशंस को कैसे डेवलप करते हो। किसी भी टूरिस्ट जगह में आप देखिए 80% टूरिस्ट जो हैं वो 20% जगह में ही जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे गुजरात हो। पूरे इंडिया में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट आएंगे, पूरे इंडिया में जितनी डेस्टिनेशंस हैं, सिर्फ 15 या 20 डेस्टिनेशन जो हैं उसमें से 60-70% टूरिस्ट जाते हैं। तो वो जो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, या ऐसी बड़ी बड़ी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। अगर हम ऐसी जगहों को इम्प्रूव कर दें और ऐसी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, ऐसी जगहों को हाईलाइट करें और ऐसी जगहों पे अच्छे लेवल के होटल्स से लेकर के मीडियम और लोअर लेवल की फैसिलिटीज़ दें, तो सब तरह के टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे गाइड्स प्रोवाइड करें, लोकल लोगों को ट्रेन करें, टूरिस्ट के साथ अच्छे से बर्ताव करें, किस तरह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करें, टूरिस्ट पुलिस वहाँ पे लगाएं, तो टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है। अगर हम स्प्रेड करेंगे सब जगह कि हर जगह टूरिज्म करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो फोकस करना चाहिए अपने को, और गुजरात टूरिज्म ने यही किया, सिर्फ 20 जगहों पे फोकस किया और उस 20 जगहों की वजह से नंबर ऑफ टूरिस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने कैंपेन शुरू की थी तो 1.6 करोड़ टूरिस्ट आया करते थे गुजरात में। कैंपेन जब खत्म हुई 1 साल के बाद तो नंबर इंक्रीज टू 3 करोड़ इन 1 ईयर। नंबर ऑफ होटल रूम जो था, हम लोगों ने उस टाइम स्टडी करवाई थी, सब होटल में ला करके, छोटे से बड़े लेकर के, होटल नंबर ऑफ होटल रूम जो थे वो 4000 थे पहले गुजरात में, और जो कैंपेन हमारी हुई उसके बाद द नंबर वेंट टू 8000 इन 1 ईयर। इतने सारे होटल, लॉजेस, धर्मशाला से लेकर के स्टार होटल्स खुलने शुरू हो गए, होम स्टेज खुलने शुरू हो गए और सब लोग टूरिज्म में लग गए, व्यस्त हो गए, एम्प्लॉयमेंट मिल गई। लोकल जो लड़के जो बिना काम के घूमते थे वो सब इन्वॉल्व हो गए और बहुत विकास हुआ। तो ये जो 20 जगहें हैं वहाँ पे तो बहुत खूब पैसा आया और दिस कैंपेन हैज चेंज द इकोनॉमी ऑफ दोस 20 प्लेसेस इन अ बिग वे। तो खुशबू गुजरात की बैक इन 2008 एंड वो ज़माने की अगर हम बात करें तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड थॉटफुल कैंपेन थ्रू आउट, उसका फ़ायदा हमको आज तक हो रहा है। बट अगर खुशबू गुजरात की इस एरा में, रील एरा में, सोशल मीडिया के एरा में आप एग्जीक्यूट कर रहे होते
तो और अभी जो कर रहे हैं एनीवेज गुजरात टूरिज्म वगैरह में ब्रांडिंग पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस ले रहे हैं, उसको अगर आप कुछ एडवाइस करना चाह रहे हो तो वो क्या होगी? देखिए अभी जो है बेसिकली मीडिया कॉस्ट भी ज़्यादा रीजनेबल हो गई है, क्योंकि टेलीविजन में जो हम करते थे उसकी कॉस्ट भी बहुत होती थी। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है, उस समय नहीं था। और खास करके इंस्टाग्राम का, स्पॉटिफाई का और यूट्यूब चैनल्स, ट्रैवल चैनल्स बहुत सारे बन गए हैं, और लोग जो हैं इसको देख करके अब ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप किसी भी डेस्टिनेशन को या अपनी प्रॉपर्टी को, अपने होटल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उस एरिया के, उस फील्ड के, उनको बुलाइए, उनको वहाँ पे घुमाइए, दिखाइए, बार बार बुलाइए, और उनके द्वारा आप सोशल मीडिया में उसको पुश करिए, कंटेंट को। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी स्टार को भी लाना चाहते हैं, जैसे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के लेवल की बात करें, तो भी अब उनकी भी कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। जो हम 3-4 मिनट की फिल्म बनाते थे उसको शॉर्ट रील्स पे बताने की ज़रूरत है। और जो लंबी फिल्में बनती हैं यूट्यूब पे, वो पूरी उसको शूट करते हैं आजकल। वो हैंड हेल्ड कैमराज होते हैं, उसमें शूट करते रहते हैं कि मैं यहाँ गया, मैंने ये खाया, ये एक्सपीरियंस किया। तो व्लॉग जो है वो व्लॉग के द्वारा प्रमोट करिए जगह। तो उस जगह के ऊपर स्कोर्स ऑफ व्लॉग्स होने चाहिए अच्छे ब्लॉगर्स के द्वारा, कि अगर मैं रण में गया तो रण में मैंने क्या देखा, अगर मैं सोमनाथ गया तो सोमनाथ, ये देखिए सोमनाथ, यहाँ पे खाना खा सकते हैं, यहाँ पे आप जूते रख सकते हैं, यहाँ पे, मतलब पूरा एक वो बताते हैं वहाँ पे। तो लोग पहले से गाइड होकर के अट्रैक्ट होते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से ये बहुत स्प्रेड होता है टूरिज्म जो है। और जब लोग वहाँ पे आए तो लोगों को सुविधा एक्चुअल में वो मिलनी चाहिए, तभी रिपीट कस्टमर आएगा। अगर पहले आप उनको बहुत एक ख्वाब दिखा देंगे बहुत अच्छा, और बाद में वो जब जाएंगे तो रियलिटी अलग दिखेगी, तो बहुत जल्दी डाउनफॉल आ जाएगा। बहुत सारे राज्य इस ट्रैप में आ गए हैं कि वो प्रमोट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्पीड से डेवलप करना है, और आपको फैसिलिटीज़ भी वही देनी है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला आपको कि थोड़ी जगहें आप प्रमोट करिए, एक साथ पूरी राज्य को मत प्रमोट करिए। बहुत सारे राज्य हैं वो पूरे राज्य को प्रमोट करते हैं, राइट। जैसे आप पूरे राज्य को, मध्य प्रदेश है देश का दिल, अब मध्य प्रदेश तो टूरिस्ट जो है वो मध्य प्रदेश तो वो तो एक जगह पे जाएगा, इंदौर जाएगा या भोपाल जाएगा या राजस्थान में। तो जो डेस्टिनेशन है, आप डेस्टिनेशन को प्रमोट करिए। आप राज्य को या देश को प्रमोट करने से वो एक पॉलिटिकल टाइप हो जाता है। उसकी जगह में आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को प्रमोट करिए, और एक ऐड में एक डेस्टिनेशन रखिए। मैंने कई एड्स देखी हैं राज्यों की, वो 4-5 डेस्टिनेशन एक साथ डाल देती हैं और क्विकली बोल देती हैं, और उसके ऊपर गाना बना देती हैं। तो ऐसे कोई नहीं जाता देखने गाना सुन करके, वो इतनी फास्ट चलाते हैं कि समझ ही नहीं आता है। तो आप एक डेस्टिनेशन की बात करिए, चाहे आप आपके राज्य में 10 डेस्टिनेशन पसंद करिए, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके होटल की बात करें वहाँ पे, तो उसकी माइक्रो जो डिटेल्स हैं उस पर बात करिए। क्योंकि जो टूरिस्ट आएगा वो एक जगह पे आएगा, वो एक राज्य में नहीं आ रहा होता, वो एक जगह में आ रहा होता है, एक सिटी में आ रहा होता है, और उस सिटी का एक्सपीरियंस उसको लेना है। तो वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप, 3 दिन की आइटनरी क्या हो सकती है आपकी। अगर आपको 4 दिन के लिए आना है, 2 दिन के लिए आना है, तो आप कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं, क्या सुविधा मिल सकती है। तो जो निटी-ग्रिटीज और फाइन डिटेल्स हैं उसको आप कवर करिए, उस पर रील्स बनाइए। और स्टार्स को भी अगर आपको करना है तो आप वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के आप शूट करेंगे तो, या वॉइस ओवर कर लेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो जैसे हम उस समय अमिताभ बच्चन जी को ले गए जगह जगह और वहाँ पे खड़ा करके उन्होंने शूट किया, चाहे वो रण उत्सव था, तो उनको क्या एक्सपीरियंस है और उन्होंने शेयर किया, तो वो एक एम्पैथी होती है कि अगर अमित जी जा सकते हैं वहाँ पे रण उत्सव में, रण में बैठ करके इतनी दूर, तो हम क्यों नहीं जा सकते। और उनको इतना अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। अगर उन्होंने शेर देखा है वहाँ पे गीर में, और वो देख रहे हैं, पॉइंट आउट करेंगे, वो देखिए जंगल का शेर पीछे देख रहे हैं, और उन्होंने अपनी फिल्मों के साथ उसको लिंक किया कि मैं फिल्मों में शेर से लड़ाई करता था, लेकिन असली शेर देखिए ये पीछे। तो लोगों को भाई एक उससे कनेक्ट मिलता है। अगर आप उसकी जगह ऐसी ऐड करेंगे जिसमें 10 जगह एक साथ लिख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो राज्य जो है वो ठीक से ऐड नहीं कर पा रहे, तो अच्छे से ऐड बनाइए, अच्छे से उसको प्रोजेक्ट करिए, अच्छे से रिलीज करिए, और सोशल मीडिया पे उसको बहुत
आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाए क्रॉस प्रमोशन. और जगह जगह उनको घुमाएं दिखाएं और आप लोग वीडियो बनाएंगे तो आई एम श्योर द प्लेस विल गेट प्रमोटेड. यस, एब्सोल्युटली सर. अभी आप जब बात कर रहे हैं ना वो एड फिल्म्स की, तो वो Yes. अभी भी विजुअलाइज हो रही है. मतलब Yes. उस लेवल की इम्पैक्टफुल क्रिएटिविटी थी. Yes. और वो डायलॉग भी अभी याद आ रहा है. किसी भी चीज को पूरे मन से या एफर्ट से या पैशन से करे तो उसका रिजल्ट मिलता है. दैट इज द एग्जाम्पल सेट बाय गुजरात टूरिज्म ऑन दिस कैंपेन, खुशबू गुजरात की. अगर हम इस पूरे कैंपेन को देखें तो देन इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टूरिज्म कैंपेन फॉर गुजरात, बिकॉज इसी कैंपेन की वजह से गुजरात इज नाउ द लीडिंग स्टेट फॉर टूरिज्म, नॉट इवन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. आपने जो भी इंसाइट्स अभी बताई वो भी जानने में बहुत मजा आया. सो थैंक यू सो मच सर. Thank you.